हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर बीएड एडमिशन की फुल प्रोसेस। तो देखो, वीडियो को एंड तक देखना अनिवार्य है आपको, क्योंकि इसमें जो भी मैं 5 टॉपिक पे यानी कि 5 पॉइंट पे बात करूंगा जो कि मेनली बीएड एडमिशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे मिस्टेक्स आप बाद में करोगे, आपको प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अगर प्रॉब्लम होगी, वीडियो देख लीजिएगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे उसके बाद में तो आपको जो भी दिक्कतें होगी वो नहीं होगी। फिर बोलोगे कि एडमिशन कैंसिल कैसे होता है, फिर बोलोगे कि भाई हमको वो हमारे एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल गए, घूम हो गए, हमको ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हम क्या करें। तो सारी जानकारी मैं डिटेल में बीच बीच में एक एक देता रहूंगा। जैसे कि नंबर 1 पे बात करेंगे हम शैक्षणिक योग्यता। तो बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया, बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, बीएलएड हो गया, इन जितने भी कोर्स है सारी की शैक्षणिक योग्यता देखेंगे सबसे पहले हम। तो आपका जो भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसकी शैक्षणिक योग्यता आप जरूर देखिएगा। हो सकेगा तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा आपको, तो उसके अनुसार आप क्लिक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है। नीचे टॉपिक वाइज नाम दे दूंगा मैं उनका, तो उस अनुसार आप देख सकेंगे। अब दूसरा पॉइंट तो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 3 पर मेरिट सूची कैसे बनती है, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 4वें जो चौथा पॉइंट है हमारा 4वां पॉइंट, उस सीट आवंटन एवं प्रवेश, किस प्रकार से आपको सीट बुक होगी आपकी कॉलेज में, किस प्रकार से, उसके बाद में बात करने वाले हैं। और नंबर 5वां पॉइंट जो कि आपके लिए प्रवेश निरस्तीकरण एडमिशन कैंसल कैसे होगा, कितने दिवस का अंतराल में आपको मिलेगा। तो ये जितनी भी जानकारी है ओवरऑल वीडियो में पूरी हम डिटेल में, जो हमारी मार्गदर्शिका जारी करी हुई है, नियम पुस्तिका जारी करी हुई, थंबनेल और टाइटल में ऑलरेडी बता दिया था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के उस पीडीएफ पे चलते हैं, एक एक बात को हम डिटेल में समझते हैं। पहले ही बोल दूं, वीडियो को एंड तक देखना अनिवार्य है। एक भी पॉइंट मिस करा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर आपकी कुछ चीजें मिस हो जाएगी जिससे एडमिशन में आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रवेश एनसीटीई पाठ्यक्रम वर्ष 2024-25 में, जो कि जारी हुई हमारी ये पाठ्य पुस्तिका, जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत पुस्तिका, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं हम वीडियो को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले जो हमारा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम इसमें बात करने वाले हैं, कि तो वो भी पॉइंट आप ये, अगर पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर आपको किस प्रकार से डाउनलोड करनी है, तो मैंने वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बता दिया था। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अनुक्रमणिका, यानी कि इसमें आपको क्या क्या करना है। तो हम इससे रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे मैंने, उसके अलावा जो भी हमारे इसमें जो पॉइंट दे रखे उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सामान्य एवं उद्देश्य दे रखे, यानी कि प्रस्तावना में क्या सामान्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में, जो कि हमको जो काम की बातें वही करेंगे। इसमें सिंपल आपको बेसिक बता देता हूं कि आपको जो पढ़ना चाहते हो तो इसमें से पढ़ सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर अधिकार दे रखा कि अधिकार के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद में नंबर 1.3 पेज नंबर 5 पे आपको एनसीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालय को नाम जोड़ने की कार्यवाही। तो जो भी महाविद्यालय है, जो नए महाविद्यालय अगर कोई नाम वगैरह जोड़ने हैं तो उसके बारे में भी इस पर चर्चा की जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में प्रभावशीलता, संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या का विभाजन, यानी कि जितनी भी सीटें हैं उसका विभाजन करके उनको जानकारी अपडेट करनी है, आगे जानकारी पहुँचानी है एनसीटी को, वहाँ पर नेशनल अध्यापक शिक्षा को, यहाँ पर जो भी हमारा एनसीटीई है जो वहाँ पर आपको ये पहुंचानी है। उसके बाद में अगला दे रखा है यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी आपको दे रखी है। देखो, अब हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे जो हमको नंबर 2 पे देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम शुल्क, जिसके बारे में एक एक पॉइंट पर कहाँ किस किस पेज नंबर पर जानकारी मिलेगी सारी दे रखी है। जैसे शैक्षणिक योग्यता अगर आपको देखनी है तो 8 से 9 तक मिलेगी। बीएड पाठ्यक्रम हेतु, एमएड पाठ्यक्रम हेतु, एमएड पाठ्यक्रम के बाद में बीपीएड पाठ्यक्रम हेतु, एमपीएड पाठ्यक्रम हेतु, बीएड एमएड एकीकृत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु, यानी कि एमएड और बीएड साथ में करना चाहते हैं तो 3 वर्ष का होगा इसके हेतु। अब उसके बाद में बीए बीएड पाठ्यक्रम, अगर कोई बीए बीएड करना चाहता है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंडिंग कोर्स चल रहे हैं, बीएड हो गया, बीए बीएड हो गया, 12वीं बाद बीएससी बीएड हो गया, या फिर बीएलएड पाठ्यक्रम हेतु, बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित कार्य दिवस शुल्क, जो भी हमारी देखो कार्य दिवस भी शो होंगे, और शुल्क कौन कौन सी क्या क्या किस कॉलेज की कितनी शुल्क है उसके बारे में भी पेज नंबर 12 पे चर्चा की गई है। तो ये तो हमारे पॉइंट हो गए। उसके बाद में हम तीसरे नंबर पे देखेंगे सीटों का आरक्षण किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो 13 से 15 पेज नंबर पर पढ़ सकते हैं। आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां, दस्तावेजों का सत्यापन, तो दस्तावेज कौन से लगने हैं उसके बारे में तो पढ़ेंगे सही, लेकिन साथ में हम यहाँ पर जो भी हमारा आवेदन होगा वो उसका महत्वपूर्ण तिथियां जो कि अभी जारी नहीं हुई है, जब भी जारी होगी कभी भी, तो मैं उनको आपको सीधा या तो फिर हमारे जो
अभी हमने व्हाट्सअप चैनल भी बना लिया, तो वहाँ पर हमको डायरेक्ट जानकारी आपको मिल जाएगी, या फिर उसके बाद में वहाँ पे तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पर भी जानकारी अपडेट होती रहती है। और हमारा अगर चैनल आप जो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में जानकारी मिलती रहेगी। अब उसके बाद में मेरिट सूची 18 पेज नंबर पे पढ़ेंगे, मेरिट सूची किस प्रकार से बनती है, ऑनलाइन काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, 7वां पॉइंट दे रखा है सीट आवंटन एवं प्रवेश, 19 से 20 नंबर पर प्रवेश और सीट आवंटन किस प्रकार से होगा। उसके बाद में 8वां पॉइंट दे रखा है प्रवेश का निरस्तीकरण कैसे होगा, आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण शुल्क वापसी की प्रक्रिया, बीएड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, उसके बारे में तो बात करेंगे इसे। साथ में हम एमएड के बारे में, बीपीएड के बारे में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सब दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पहले नंबर पर। तो शैक्षणिक योग्यता पात्रता क्या है इसकी, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन एवं स्नातकोत्तर उपाधि एवं यानी कि या तो आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा, ग्रेजुएशन के बाद में बीएड हो सकती है। उसके बाद में स्नातकोत्तर, अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें दे रखा है संकाय दे रखी है, जैसे कि विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, मानवीय विषय यानी कोई भी अगला कोई विषय हो आपका, उससे रिलेटेड में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, यानी कि 50% अंक होने आपके आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इंजीनियर यानी कि आपने किसी इंजीनियर कर रखी है, या फिर तकनीकी विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता यानी कि आपने अगर विज्ञान और अगर कुछ अलग से कोर्स कर रखे हैं तकनीक से रिलेटेड, अन्य समकक्ष परीक्षा 55% अंकों के साथ में उत्तीर्ण, यानी कि जो भी हमारे हायर डिग्री होती है, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है जैसे इंजीनियर वगैरह होगी, अगर उनमें आप पास है तो 55% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि 55% अंक होना चाहिए। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि क्रमशः 3 एवं 2 वर्ष मान्य है, यानी कि अगर आपका यहाँ पर बोले तो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की होनी चाहिए, 3 ईयर की होनी चाहिए, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की मान्य होगी। अनुसूचित जाति, देखो रिमार्क दे रखा है उधर आपको, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आवेदक अर्हताई अंकों में 5% की छूट मिलेगी। कितने प्रतिशत की, 5% की छूट आपको मिलने वाली है। उसके बाद में आप एमएड की बात कर लेते हैं कि एमएड में क्या क्या जानकारी दे रखी है हमको। जो भी एमएड की दे रखी है आप देखेंगे, एमएड के लिए बीएड होनी चाहिए आपकी, बीए बीएड होनी चाहिए, या बीएससी बीएड होनी चाहिए, या बीएलएड होनी चाहिए। बीएलएड इनमें अगर आपके 50% अंक है तथा समकक्ष ग्रेड के साथ अथवा डीएलएड के साथ स्नातक उपाधि दोनों में से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, यानी कि आपकी यहाँ पर अगर बीएड है तो उसके बाद में आप एमएड कर सकते हैं। और अगर आपकी बीएससी भी है, या बोले बीए है, या बीएससी है, या फिर बीकॉम है, या इसके अलावा आपकी जो भी डिग्रियां हैं वो है, तो एमएससी हो तो भी आप एमएड कर सकते हैं, लेकिन बीएड उसके लिए अनिवार्य कर रखी है। यहाँ पर देखो दे रखा है यहाँ पर बीएड और बीए दोनों के लिए अनिवार्य है, या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड। तो यहाँ पर इसी में इसी तरह से एसटी एससी के लिए 5% की छूट मिलेगी। कहने का मतलब है अगर आपने एमएड करनी है आपको तो यहाँ पर आपके लिए बीएड अनिवार्य है, क्योंकि बीएड के बाद में भी बाद ही आप एमएड कर पाएंगे। देखो अगला दे रखा है यहाँ पर बीपीएड में क्या कहे, सिंपल सी बात है, बीपीएड के लिए आप किसी विषय में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50%, किसी भी विषय में 50% के में आपको यहाँ पर उत्तीर्ण करनी है। तो ये बीपीएड के लिए शारीरिक शिक्षा में अथवा में दे रखा है, देखेंगे शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि एजुकेशन से आपको 45% के साथ में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है। उसके बाद में किसी विषय में स्नातक डिग्री शारीरिक शिक्षा अनिवार्य वैकल्पिक विषय के साथ न्यूनतम 45% के साथ में आपको, यानी कि 45% के साथ में आपने अगर कोई फिजिकल एजुकेशन कर रखी है तो यहाँ से आप बीपीएड भी कर सकते हैं। इन पॉइंट को अगर आपको नहीं देखना है, अगर आपने इसमें कोर्स में भागीदारी नहीं लेना है बीपीएड में, तो इसको स्किप कर दीजिए। वरना अगर आप इनमें भाग लेना चाहते हैं या किसी को भाग दिलवाना चाहते हैं तो पूरा लास्ट तक देखते रहिए हमारे साथ में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के साथ में तो वही हमारे यहाँ पर स्नातक डिग्री होनी चाहिए या फिर फिजिकल होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी बात दे रखी है, और जो भी हमारा दे रखा है डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अब हम एमपीएड की ओर चलेंगे। नंबर 4 पे एमपीएड के लिए क्या करना है आपको, स्नातक डिग्री शारीरिक शिक्षा बीपीएड के बाद में एमपीएड होता है, तो ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें भी आपको आपकी शिक्षा जो है बीएससी शारीरिक शिक्षा विज्ञान बीएससी न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 5वां देखेंगे हम, 5% की छूट इसमें मिल रखी है। यहाँ पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को एसटी एससी के लिए छूट दे रखी है। बीएड और एमएड के लिए आपको क्या सब्जेक्ट होना ही चाहिए आपका, देखिए यहाँ पर स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातकोत्तर दे रखा है स्पष्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विज्ञान सामाजिक विज्ञान मानवीय विषय न्यूनतम 55% यानी कि 55% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष मान्य, यानी कि 2 वर्ष में आपका यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि बोले तो एमएससी या एमए कंप्लीट होना चाहिए, एमकॉम वगैरह जो भी होता है। इसमें भी आपको यहाँ पर बोले तो एसटी एससी के लिए 5% की छूट दे रखी है। आप नंबर 6 पे जाएंगे, बीए बीएड यहाँ पर उच्च माध्यमिक प्लस 2 यानी कि 12वीं उच्चतर माध्यमिक प्लस 2 या उसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं के बाद में यहाँ पर आप डायरेक्ट बीएड या बीए बीएड कर सकते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को
अढ़ाई अंकों में 5% की छूट दे। BSc BEd के लिए आपको उच्च माध्यमिक में यहाँ पर 10+2 या इसके अतिरिक्त 50% अंकों के साथ में, और यहाँ पर इसी प्रकार से ST के लिए छूट दे रखी है। तो BA BEd अगर करना चाहते हैं, कोई भी 12th पास है, अगर उनका सपना है टीचर बनने का यहाँ पर, तो ये भी कर सकते हैं, BA BEd या BSc BEd कर सकते हैं। अगला दे रखा है BLEd यानी कि हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण, तो वो BLEd कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण लेकर आपकी जो भी 50 हायर सेकेंडरी परीक्षा इसके समकक्ष हायर सेकेंडरी जो भी परीक्षा उत्तीर्ण कर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 5% की छूट दे रखी है। उसके बाद में BEd दे रखी है, अंशकालीन 3 वर्षीय न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के पूर्वकालिक अध्यापक जिन्होंने विज्ञान, मानवीय, सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा अथवा स्नातक डिग्री विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि विशेषज्ञता सहित इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण की है। तो क्या दे रखा है, BEd अंशकालीन मतलब हो गया न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के पूर्वकालिक अध्यापक, यानी कि ये हमारी बात हो रही है शायद यहाँ पर अतिथि शिक्षक है, उनके लिए यहाँ पर BEd अंशकालीन हो सकता है। तो इसके पे आप डिटेल में बात करिएगा, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है वहाँ पर बात कर सकते हैं। अगर कोई करना चाहते हैं जॉब के साथ में, तो उसके लिए अंशकालीन 3 वर्षीय दे रखी है। अब अगर इनके बारे में आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो एक एक पाठ्यक्रम के बारे में नीचे जानकारी दे रखी है, जो कि पूरी डिटेल में दे रखी है, एक एक जानकारी दे रखी है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर अगले पॉइंट पर चलेंगे हम, कार्य दिवस, निर्धारित कार्य दिवस वगैरह दे रखे हैं हमको। यहाँ पर सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होगा देखेंगे। अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश के मूल सीट बुकिंग है यहाँ पर टोटल 16% और बाहरी राज्य के निवासी के लिए यहाँ पर दे रखी है, जो कि आरक्षक मूल निवासियों के लिए फिक्स सीट है यहाँ पर ये 14% और बाहरी राज्य के लिए भी 14%, जो कि यहाँ पर फिक्स है। इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे अब हमारा जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है यहाँ पर। तो अगला महत्वपूर्ण जो कि हमारा दूसरे नंबर का पॉइंट था, आवेदक हेतु महत्वपूर्ण तिथियां एवं दस्तावेजों का सत्यापन। निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों को प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिए कि वे अपने प्रमाण पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्म तिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार, मूल निवासी का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान आवेदन की प्रविष्टियों के से अवश्य कर लें, जिससे सत्यापन के समय कोई भी परेशानी न हो। आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन मूल दस्तावेजों में उल्लिखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन प्रवेश निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। कहने का मतलब कि जो कि मैं बोल रहा था कि आपको कि ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सभी 10th में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े होने चाहिए। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े नहीं हुए तो वो भी जुड़वा लें। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं जुड़ा हुआ है आधार कार्ड से तो वो भी जुड़वा लें। उसके बाद में अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो वो भी खुलवा लें, क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए उसमें ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत सारे का अकाउंट बना नहीं होता है, वो MS से भी कर लेते हैं, BS से भी कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट नहीं खुलवाते हैं, तो उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगी। तो आपको ये काम करवा लेने हैं। आधार कार्ड अगर आपका अपडेट नहीं है तो वो भी अपडेट करवा लें। अगर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, जो भी जानकारी दे रखी है, आपके सभी डॉक्यूमेंट नाम एक जैसे होने चाहिए, तो वो भी आप करवा ही लें। उसके बाद में देखो नीचे दे रखा है, टिप दे रखी है, आवेदक की अंक सूची तथा आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में यदि भिन्नता है, जन्म तिथि और अंक सूची और आधार कार्ड में जन्म डेट एक जैसी होनी चाहिए, उसमें भिन्नता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपको इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो आगे लिखा हुआ है, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी 10वीं 11वीं के अंक सूची में अंकित जन्म तिथि मान्य कर सत्यापित किया जाएगा। यानी कि आपकी मार्कशीट की जो जन्म डेट है उसके अनुसार ही आपको ये सत्यापित किया जाएगा। टिप दे रखी है उन्होंने कि इसलिए अगर आपकी 10वीं की जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दे रखी है तो वही आधार कार्ड में अपडेट करवा लें आप। अगर आपने 3-4 बार उसको अपडेट करवा लिया है तो अपडेट होना भी नहीं है, तो आपकी जो मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपको अपडेट करवानी पड़ेगी। आगे देखेंगे हम, दे रखा है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन है तो आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी, उसके बाद में न्यूनतम सरकारी परीक्षा के अंक सूची, जो भी आपने परीक्षा दे रखी है 10वीं की, 12वीं की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। अगर देखो इसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका लास्ट ईयर का यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इसमें अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो वो अगर आप ऑनलाइन दस्तावेज करेंगे सत्यापन तो कर सकते हैं, या फिर आप घर से भी इनका जो भी आवेदन करना है वो मोबाइल में देखकर आप कर सकते हैं। देखो नंबर 3 पे दे रखा है, जाति प्रमाण पत्र जो कि लागू होगा तो यह अनिवार्य रूप से आपको देना होगा। संवर्ग प्रमाण पत्र अगर लागू होगा तो देना होगा। यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से प्रमाण पत्र दे रखे हैं, सबके नाम दे रखे हैं। उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र जो कि महत्वपूर्ण है, आय प्रमाण पत्र भी महत्वपूर्ण है, चिकित्सा प्रमाण पत्र लागू हो तो, अधिभार प्रमाण पत्र लागू हो तो, संस्था के प्रमुख
जो भी ये संस्था में आप काम कर रहे हैं उसके अंशकालीन हेतु यहाँ पर ये प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इस प्रकार से आपका ये हमारे सारे प्रमाण पत्र रहने वाले हैं जो कि आपने देख लिए होंगे। यहाँ पर अब अगले पॉइंट पे बात करेंगे जो कि हमारा अगला पॉइंट था। देखेंगे आपकी यहाँ पर मेरिट सूची किस अनुसार बनेगी, आपको देख सके अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंक पर बोनस, जैसे कि 60% एवं अधिक अंक 40 अंक आपको इसको मिलेंगे, कुल 40 अधिकतम अंक, 50% एवं उससे अधिक तथा 60% से कम यानी कि 50 से 60 के बीच में होंगे तो 30 अंक मिलेंगे आपको, 50% उससे अधिक अथवा 60% से कम तो 20 अंक मिलेंगे, 40% उससे अधिक यानी कि 45% जो कि 10 अंक मिलेंगे। तो ये टोटल हमारे अंक दे रखे हैं, तो इसके अनुसार आपका मेरिट में नाम आएगा। लेकिन ज़्यादा सीट हो जाने के कारण भी आप उसमें जितना जल्दी एडमिशन लेंगे उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद में नीचे 60 नंबर अलग से दे रखे हैं स्पोर्ट्स ग्राफिक्स बोनस अंक, जो भी हमारा खेल वगैरह में अगर आपने भाग ले रखा है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अगर भाग ले रखा है तो 20 अंक उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको यहाँ पर टोटल। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा में भागीदारी, जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया हो उसके अकॉर्डिंग आपको संभाग स्तर पर जिला स्तर पर अगर किसी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है तो उसके अनुसार आपको इनको नंबर मिलेंगे और इसके अनुसार ही आपकी मेरिट सूची जारी की जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी पूरी ऑनलाइन होगी। देखो यहाँ पर दे रखे हैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद एवं समस्त संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची तथा निर्धारित सीट संख्या एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। मेरिट सूची अनुसार समस्त अर्क आवेदक को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के सम्मिलित होने के लिए एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट जो कि दे रखी है यहाँ पर mponline.gov.in के माध्यम से पंजीयन करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन हेतु आवेदक के लिए पोर्टल शुल्क 250 रुपये, 250 रुपये एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदक के लिए 125 रुपये देय होगा। तो यहाँ पर 250 और कुछ एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पर एमपी ऑनलाइन चार्ज होता है वो भी आपसे लेंगे वो। तो उसके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया तो पंजीकृत आवेदक प्रत्येक चरण में वरीयता व्यक्त करने के लिए 50-50 का शुल्क अतिरिक्त देय होगा। अगर आप पंजीकृत हो जाते हैं उसके बाद में अगर बार बार आपकी काउंसलिंग होती है तो हर बार आपको 50 रुपये या फिर 80 रुपये जो भी पोर्टल वाले शुल्क लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे देने होंगे। तो देखो आवेदक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन निम्न में से किसी एक विकल्प का द्वारा कर सकते हैं। आवेदक के निवास पर इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से भी आप ये ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। आवेदक के शहर अथवा गांव में स्थित इंटरनेट सुविधा से भी आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास में एमपी ऑनलाइन में अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी शुल्क है वो किसके माध्यम से आप दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से आप शुल्क का भुगतान या फिर नगद कियोस्क पे देकर आप भुगतान कर सकते हैं। जैसे ही अब आपका यहाँ पर प्रवेश वगैरह सारा कंप्लीट हो जाएगा, मेरिट सूची हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सीट आवंटन एवं प्रवेश किया जाएगा आपका। अगर आप इसकी शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो जो भी शुल्क है वो हम इस पे पहले वीडियो बना चुके हैं तो वो जाकर आप देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पर आवेदक एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर अपना पंजीयन क्रमांक, ट्रांसफर आईडी एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन कर सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर सीट आवंटन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके बाद में जो भी आपको पंजीयन क्रमांक या फिर पंजीयन क्रमांक और यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी जो मिलती है जन्म तिथि डालकर लॉगिन कर सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको नंबर घुमाने नहीं है। जो भी एडमिशन वक्त डॉक्यूमेंट लगते हैं जो भी आपको ऑनलाइन वाले देते हैं तो उनको सेव करके रखना है, या फिर अपने लैपटॉप में अगर आप खुद ही आवेदन करते हैं तो भी उनको सेव कर रखना है ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। मैं पहले ही बोल दूं, बहुत सारे अगली बार फिर मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे कि एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहे हैं, हमको ट्रांजेक्शन आईडी नहीं मिल रही है, जन्म तिथि नहीं मिल रही है, शायद कहीं खो गई है। तो ऐसा ना करें ताकि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें खो जाएं, आपको मिले नहीं। अब देखो शुल्क का अगर आप भुगतान कर देते हैं और आपके पास रिसिप्ट मिल जाती है यानी कि आपकी जो रसीद है वो मिल जाती है शुल्क की, तो आपको उसका स्कैन कर लेना मोबाइल में और पीडीएफ बनाकर रख लेना है या फिर उसका फोटो खींच कर रख लेना है, उसकी 3-4 फोटोकॉपी करवा लेनी है। और एक अपने पास जब तक आपका बीएड का कोर्स खत्म नहीं होता है तब तक सारे डॉक्यूमेंट अपने पास व्यवस्थित रखे रहने चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त इन डॉक्यूमेंट की हमको आवश्यकता पड़ सकती है। तो 1-2 फोटोकॉपी और फोटो 15-20 जितने भी खिंचवाना चाहें वो कर सकते हैं। तो जैसे आपका यहाँ मेरिट सूची बन जाएगी इन अंकों के आधार पर, उसके बाद में आपका प्रवेश निरस्तीकरण के लिए दे रखा है। यदि कोई आवेदक गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर या किसी अन्य त्रुटि अनदेखी अथवा त्रुटिपूर्ण सत्यापन के कारण प्रवेश पा लेता है अथवा प्रवेश के बाद प्रत्याशी की प्रवेश संबंधित पात्रता में कोई कमी पाई जाती है या उसके मूल प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेजों का जाली होना पाया जाता है, तब आवेदकों का प्रवेश बिना कोई सूचना दिए तत्काल निरस्त किया जाएगा और आवेदक द्वारा जमा संपूर्ण शुल्क राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार विविध कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आवेदक एवं स्वयं उत्तरदायी होगा। यह कार्यवाही पूरे पाठ्यक्रम के दौरान कभी भी की जा सकती है। अगर कोई जानकारी आपकी गलत है तो ध्यान रखिएगा। आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण शुल्क वापसी की प्रक्रिया,
किस प्रकार से वापसी होगी शुल्क, उसकी पूरी प्रक्रिया दे रखी है। प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन की जाएगी। आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन निरस्तीकरण ओटीपी आधारित होने से प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा। तो देखो, प्रवेश ऑनलाइन ही आपका निरस्त होगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर जो भी आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है मोबाइल नंबर का, उसके अनुसार ही आपका यहाँ पर ये ओटीपी के माध्यम से प्रवेश निरस्तीकरण होगा। तीसरा पॉइंट दे रहा है, प्रवेश निरस्तीकरण के उपरांत प्रवेश शुल्क की पूर्ण राशि विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदक को ऑनलाइन वापस की जाएगी और उसी अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर करी थी, या ऑनलाइन वाले ने करी थी तो ऑनलाइन वाले के अकाउंट में ही पूर्णतः उसमें ही आएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चौथा पॉइंट दे रखा है, प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम के चरण की समाप्ति के 30 दिवस तक प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संचालित रहेगी। यानी कि अंतिम चरण प्रक्रिया के अंतिम चरण की समाप्ति 30 दिवस तक प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संचालित रहेगी। निर्धारित अवधि के उपरांत प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी। प्रवेश विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रत्येक चरण में पश्चात संबंधित महाविद्यालय को अंतरित किया जाएगा तथा अंतिम चरण की राशि प्रवेश निरस्तीकरण की अंतिम तिथि के 7 दिवस पश्चात प्रेषित की जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रवेश निरस्तीकरण हो सकता है। तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी, जो कि अभी मैंने यहाँ पे वीडियो पूरा समाप्त कर लिया, आपके लिए बनाया था ये पूरा। उसके अन्य जो भी जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं हेल्प सेंटर से वगैरह, और हो सकेगा तो आगे आने वाली वीडियो में भी आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको उनके सारे जवाब दे दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।